नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। कर दो हर पंचायत में ऐलान, बिहार का मुख्यमंत्री होगा मांझी का संतान। आपको बता दें कि कल यानी कि बीते दिन पटना के तमाम चौक चौराहों पर यही पोस्टर लगा हुआ था और इस पोस्टर के जरिए बड़ा मैसेज देने की भी कोशिश हुई थी। आपको बता दें कि बीते दिन हम का बड़ा कार्यक्रम हुआ था। इस कार्यक्रम में पहुंचकर गजब दहाड़े थे जीतन राम मांझी। देखिए, बड़ी बात कह दी थी, साफ साफ कह दिया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हमें सीएम बनाया और हमने भी सरकार बचाकर हिसाब चुका दिया है, हिसाब बराबर कर दिया है। यानी कि बीते दिन जीतन राम मांझी ने बड़ी बात कह दी थी। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट नवेंदु जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हाँ, बहुत बहुत स्वागत समरीन जी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा नवेंदु जी कि बीते दिन हमने देखा कि जीतन राम मांझी गजब गरजे हैं, बहुत कुछ कह दिया है, बड़े बड़े बयान भी दे दिए हैं और बड़ा बड़ा इशारा भी कर गए हैं। तो सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि मांझी जी के इस पूरे बयान को थोड़ा सा डिकोड कर बताइए। मांझी के बारे में पहले भी हमने कहा था कि मांझी अपने 4 विधायकों को लेकर के वो नीतीश कुमार के 40-45 विधायकों का मुकाबला करने की क्षमता, राजनीतिक क्षमता रख रहे हैं। अभी का जो पूरा सिनेरियो है, स्टेटस है जो विधानसभा का, तो इसलिए जाहिर तौर पर और एक नीतीश कुमार से उनकी और भी कुछ मामलों में उनके पार्टी के ही रहे हैं, नीतीश कुमार ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, फिर भी उसमें जो खटास मिठास सब हुआ ना, तो वो एक अदावत भी अंदर में कहीं ना कहीं, और इसलिए मांझी के बड़े बड़े बोल जो है फूटते हैं। और आपने देखा होगा समरीन की जीतन राम मांझी बहुत सैद्धांतिक तौर पर, लेकिन जो बातें वो करते हैं सिद्धांत की, माने कि सिद्धांततः कि सिद्धांततः साहब मैं ऐसा हूँ, लेकिन फिर वो जो कारगुजारी आती है सामने निकल के, वो फिर ठीक उसके उलट हो जाती है। तो इसीलिए एक जो बोलते हैं ना कि स्थिर नहीं है मांझी, स्टेबल नहीं है। और ये स्टेबल इसलिए नहीं है कि मांझी और जो वो उस जमात से जो आते हैं, जिस जमात के वो नेता हैं, तो वो समाज, वो जमात, वो हाशिए का समाज और जमात बिहार में, बिहारी समाज में माना जाता है संरचनात्मक तौर पर। तो इस वजह से उस जमात में जो एक सत्ता की जो एक भागीदारी की और सत्ता की एक भूख की एक जो वो बेचैनी है ना, वो बेचैनी मांझी में दिखाई देती है। और चूंकि वह जमात जागृत हो रहा है और जागृत हो चुका है, तो इसलिए मांझी उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस वजह से भी साम दाम दंड भेद ये न केन प्रकारेण, ये मांझी की राजनीति का व्याकरण है। और इस व्याकरण पर वो बातें जो बोलते हैं, तो उन बातों में पूरी तरह से राजनीति होती है। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि कल जो बोला उन्होंने उसमें भी राजनीति थी, आज वो जो बोल रहे हैं उसमें भी राजनीति है। अब अभी जो ताज़ा तरीन जो मामला है वो है कि जो उनका हम जो पार्टी उनकी है, तो उसका पार्टी कार्यकर्ता स्तर पंचायती सम्मेलन जो है वो पटना में हुआ शुक्रवार को। और उस सम्मेलन में उन्होंने, मांझी ने कहा कि ये चुनाव के, लोकसभा चुनाव के पहले का ये पार्टी का आखिरी पंचायत स्तरीय सम्मेलन है। तो इसलिए उसमें कई बातें मांझी को जाहिर तौर पर कहनी थी, तो उन्होंने कहा। और उन्होंने ये इसलिए भी कहा कि वो अपनी कतारों को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को, अपनी जनता को भी ये साफ तौर पर मैसेज दे सकें कि मांझी किस दिशा में जाना चाह रहे हैं और किस दिशा में उन सबको चलना है। तो जो एक खास बात उन्होंने की, अगर आप डिकोड करने की आपने बात कही है, तो उसमें देखिए एक तो बहुत साफ दिखाई दिया कि मांझी इस सरकार में, ये जो सरकार बनी है जी, एनडीए की सरकार जो बनी है, और उस एनडीए की सरकार में मांझी
स्थिरता से नहीं रहेंगे, ये क्लियर है, स्थिर नहीं रहेंगे, डोल रहे हैं अभी से, एकदम डोल रहे हैं, तंडोले मंडोले, मैंने पहले भी कहा था। अब जो हालात पैदा हो रहे हैं धीरे धीरे, तो असल में ये देखिए बिल्कुल थीन मेजॉरिटी की सरकार है, ये एकदम बारीक सा बहुमत है, और उसमें थोड़ा सा भी इधर उधर होने से तो ये ऐसी सरकारों पर ये खतरा बना भी रहता है। और उसमें खास तौर पर वैसे घटक दल, इस सरकार के जो घटक दल हैं, तो उसमें ऐसे घटक दल जिसके पास 4 विधायक हैं जी। तो वो तो फिर जो है अगर तन डोले मन डोले होगा उसका तो सरकार डोलेगी जाहिर तौर पर। तो ये क्लियर कट डिकोड जो आपने कहा वो मैं कर रहा हूँ कि ये उस तरह से सरकार डोला सकने की क्षमता मांझी के पास है अभी, मांझी के पास यस बिल्कुल। अब इसमें क्या है कि मुख्य बातें क्या कुछ, हाँ मुख्य बात उन्होंने जो कही, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि डोलाने की क्षमता, कि उनकी बातों का देखिए एक तो बिल्कुल साफ था, जब उनसे पूछा गया कि आप मतलब सरकार में रहेंगे या नीतीश कुमार के साथ हैं नहीं है क्या है, तो नीतीश कुमार के बारे में वो ओपिनियन अपना जो है जी। वो बहुत ही रिजर्व रखते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के बारे में, बीजेपी के बारे में वो ओपिनियन उनका बिल्कुल क्लियर कट रहता है। तो वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि नरेंद्र मोदी के साथ हम हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ होते हुए वो नीतीश कुमार की कहीं ना कहीं जो है वो एक तरह से एक आलोचनात्मक रवैया भी उनका रहता है, मतलब चुभाने वाली बातें बोल देते हैं। तो उनसे अगर आप पूछिएगा तो वो कि सीधे सीधे डायरेक्ट अगर क्वेश्चन करे कोई तो कि नीतीश कुमार को क्या आप पसंद नहीं करते हैं, कहेंगे नहीं नहीं वो तो मुख्यमंत्री हैं, वो तो हम लोगों के मुखिया हैं, ये है वो है। तो ऐसा उन्होंने ये शुक्रवार के अपने पंचायती सम्मेलन में भी ये इस रूप में अपने को कहा नीतीश को लेकर के। लेकिन उसके बाद पॉइंट दर पॉइंट उन्होंने जितनी बातें कही वो सारी बातें जो है वो नीतीश सरकार की पुरानी पॉलिसीज, नीतीश सरकार की, अभी तो खैर सरकार अभी आई ही है, लेकिन वर्तमान सरकार पर भी कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत ही तल्ख तीखा निशाना साधा और एक एक पॉइंट उसके लिए उन्होंने गिनाया। तो उसके अब जैसे आप शुरुआत के तौर पर अगर हम लोग बात करें कि उनका लिंक ही पकड़े उनके वक्तव्य का, तो उनके वक्तव्यों में एक लिंक है कि ये नीतीश कुमार को, हमारी वजह से नीतीश कुमार अभी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक सबसे बड़ी बात है। और वो उन्होंने इस तौर पर नहीं कहा, लेकिन इशारा यही था। वो कैसे कहा उन्होंने कहा कि हमको तो मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था, जो आपको मालूम होगा कि आरजेडी से एक उन्होंने कहा था कि आरजेडी के लोगों ने प्रस्ताव किया, हमसे नहीं लेकिन हमारे परिवार के लोगों से बात किया है कि आप इधर आ जाइए, आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। अब वो मामला कितना सच कितना झूठ है ये अलग बात है, लेकिन वो तब से चल रहा है। जब अविश्वास प्रस्ताव अध्यक्ष के खिलाफ आने वाली बात हुई थी तो उसके पहले ये था ना कि मांझी किधर जाएंगे, इधर जाएंगे उधर, तो उसमें एक ये बात आई थी। तो अब उस बात को उन्होंने, जबकि अब सरकार बन गई, विश्वास मत भी सदन में अर्जित कर लिया नीतीश सरकार ने या एनडीए सरकार ने, फिर इस बात को आज 8-10 दिनों के बाद जो है उठाना और ये कहना कि मैं तो मुख्यमंत्री बन रहा था, तो और मैंने अपना वादा निभाया, पीएम मोदी से, क्योंकि पीएम मोदी से सीएम नीतीश से। लेकिन उसमें ये भी फिर उनका रोना है कि हमको 2 रोटी चाहिए तो वो 2 रोटी मिलनी चाहिए। लेकिन ये जो बात उन्होंने ले आई ना, ये सीधे सीधे तौर पर एक जैसे होता है ना कि नीतीश बार बार कहते हैं कि हमने इसको मुख्यमंत्री बनाया था मांझी के बारे में, और सदन में वो जिस तरीके से याद होगा पिछले सत्र में, तो शीतकालीन सत्र जो हुआ था, तो उसमें उन्होंने जिस तर्ज पर नीतीश कुमार ने कोसा था जीतन राम मांझी को, और बड़े ही अपमानजनक ढंग से, जिसमें मांझी मैंने रुआंसा हो गए थे और बाहर में आके सदन से बाहर निकल के विधानसभा कैंपस में पीसी भी किया था उन्होंने। तो उसमें तो नीतीश कुमार वो गुस्सा जब होते हैं या सदन में हुए थे तो वो क्या कहते हैं कि हम मूर्ख थे कि हमने इसको मुख्यमंत्री, मेरी बेवकूफ़ी थी। तो ये जो बार बार वो कहते हैं ना कि हमने मुख्यमंत्री बनाया, तो मांझी ने बड़ी ही चालाकी से, बड़े ही सधे अंदाज में ये बता दिया अपने कार्यकर्ताओं, पंचायत के स्तर के कार्यकर्ताओं और एक मैसेज जनता को भी
कि हमारी वजह से मुख्यमंत्री बने, तो उनका बदला सधा दिया एक तरह से, अगर मैं कहूँ तो। और ये जो बात है ये बता रहा है कि नीतीश के साथ मांझी सहज नहीं है, सहज नहीं रहेंगे। और ये सहज नहीं रहेंगे तो नीतीश तो फिर अपने ही फन के आदमी हैं, अपने मिजाज के हैं, वो किसी का कहाँ बर्दाश्त करते हैं। तो फिर नीतीश भी नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो फिर इस तरीके से बात जो है आगे बिगड़ती चली जाएगी। और दूसरी बात क्या है कि उसके अलावे जो फिर उन्होंने मांझी ने ये गिनाया भी और बताया, चूंकि जनता को बताना था अपने कार्यकर्ताओं को कि हम जब मुख्यमंत्री थे या हम जो नेता हैं इस पार्टी के, तो हम क्या चाहते हैं और हम जब सरकार चला रहे थे तब क्या चाहते थे। तो अपनी उन्होंने योजनाओं को ये बार बार बताने की कोशिश की कि हम तो इस तरीके से हम जो है आरक्षण में वृद्धि चाहते थे और क्या क्या सुविधाएं हम देना चाहते थे अपनी शराबबंदी का। और शराबबंदी का सबसे दूसरी बात जो सबसे पॉइंट आपने सही कहा, तो एक तो ये है कि उन्होंने अपना कहा कि साहब तुम भी मेरे वजह से मुख्यमंत्री हो, एक सबसे बड़ी बात है। एहसान गिना दिया, करके जता दिया। बिल्कुल। और ये हैमर है मांझी का नीतीश पर। और दूसरी जो बात उन्होंने कही वो जो शराबबंदी वाली, तो शराबबंदी पर देखिए मांझी का एक स्टैंड शुरू से हालांकि क्लियर रहा है कि वो शराबबंदी पर रह रह के हमेशा विरोध करते रहे हैं। उसकी वजह भी वो बता रहे हैं, कल भी बताया उन्होंने कि साहब वो पकड़े तो जाते हैं इसमें गरीब, और इतना ही नहीं वो ये साफ तौर पर बोलते हैं कि इस राज्य के बड़े अधिकारी, कई नेता, ये सब लोग जो है शाम ढलते ही चिराग जला लेते हैं। तो ये एक तरह से सीधा सीधा आरोप भी है और ये चुनौती भी है नीतीश कुमार को। ये अगर उनका आज की तारीख में मांझी का यह कहना कि अधिकारी और नेता शराब पीते हैं और गरीबों को पकड़ा जाता है गरीब पीते हैं, तो इसलिए कि गरीब का वो टेस्ट हो जाता है और उस इन लोगों का तो कोई जाता नहीं, ये घर में बैठ के पी लेते हैं। मजदूर गरीब जो है हमारा जात जमात का, वो लोग काम पर निकलता है, मेहनत करके आता है, रास्ते में धरे जाते हैं। तो उन्होंने अपने राजनीतिक हितों की रक्षा करते हुए एक तो रक्षा की, लेकिन प्रहार भी कर दिया कि ये नशाबंदी वैसे फेलियर है। वैसे उन्होंने ये भी कहा कि नशाबंदी अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन ये जिस तर्ज पर हो रहा है, हाँ, एग्जीक्यूशन हो रहा है, जो उसके रिजल्ट आ रहे हैं वो रिजल्ट कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। इसीलिए उन्होंने गुजरात मॉडल को भी सामने रखा। तो अब देखिए नरेंद्र मोदी के हिमायत कर रहे हैं, गुजरात मॉडल का शराबबंदी में वो सामने रख रहे हैं। तो ये क्लियर कट मैसेज है कि वो सुनेंगे, आगे सुनेंगे भी तो वो नरेंद्र मोदी की सुनेंगे, नीतीश की नहीं सुनेंगे। लेकिन जहां अपने हित की बात आई और जिस जगह पर वो खड़े हैं अपने 4 विधायकों को लेकर, जिस बार्गेनिंग पोजीशन में है, तो वैसे में वो किसी की नहीं सुनेंगे। उनको लगेगा कि साहब एक बार फिर से राजा बन सकते हैं, तो वो राजा बन सकते हैं। मौका छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, आपने इसका जिक्र किया, इसको बहुत बेहतरीन तरीके से आपने डिकोड भी किया। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर हम बीते दिन की बयान की चर्चा कर ही रहे हैं, तो मांझी ने तेजस्वी यादव की बोली बोल दी है। देखिए तेजस्वी यादव भी कुछ बातों का जिक्र करते थे। 2 ऐसी बात है जो बोलते बोलते इशारों में भी जीतन राम मांझी ने दोहराया है, यानी कि तेजस्वी का खुले तौर पर साथ दे रहे हैं जीतन राम मांझी। क्या है वो दोनों बातें? देखिए 2 बातें हैं, बहुत सही सवाल आपने उठाया। एक तो बात ये है कि अभी देखिए हाल फिलहाल हुआ क्या कि सदन में जिस दिन विश्वास प्रस्ताव का मसला था, तो तेजस्वी यादव उस दिन एक बात उठाए कि साहब हम काम करना चाहते थे, और जो काम करना चाहते थे वो फाइलें हम भेजते थे, जैसे रोजगार के मामले में, नौकरी देने के मामले में, स्वास्थ्य विभाग का हो, शिक्षा विभाग का हो। तो वो उन्होंने उस जिक्र करते हुए ये कहा कि वो फिर आ जाता था कि कैसे होगा, क्या होगा, आप सचिव महोदय से बात कर लीजिए, सीएम बोलते थे, नीतीश कुमार बोलते थे, और फिर वो उनके सचिव जो है वो आ जाते थे फाइल लेकर के, और फिर वो बताते थे कि कैसे होगा। और फिर उन्होंने, तेजस्वी ने यह भी बताया कि कई फाइलें जिस पर मैं साइन करके आया था वो रखी रह गई। तो ये तेजस्वी बता रहे हैं। तो एक तरह से ये आरोप भी लगा रहे थे तेजस्वी कि मुखिया नीतीश कुमार थे, तो उन्होंने जो किया कि हम तो साहब काम करना चाह रहे थे,
एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर, लेकिन फाइलें इस तरीके से रोकी जा रही थी, बिल्कुल दबा ली जा रही थी। और ठीक इसी तर्ज पर देखिए मांझी भी बता रहे हैं, मांझी भी बोल रहे हैं। और मांझी ने क्या कहा? मांझी ने कहा कि हम तो साहब अपने समय में जब हम मुख्यमंत्री थे तो हमने कई काम किए, गरीबों के आवास वगैरह सब उस स्तर पर, और साथ ही साथ ठेके में 75% आरक्षण की बात उन्होंने कही कि ये सिर्फ दूसरे मजबूत और दबंग लोग या आर्थिक रूप से संपन्न लोग ही क्यों उठाएंगे ठेका। तो उसमें एक आरक्षण की बात उन्होंने की थी, और उससे ताकि जो है वो एक होता है ना कि जो मेहनत कश जमात है, जैसे दलित महादलित ये माने जाते हैं मेहनत कश जमात, तो ये मेहनत कश जमात है तो ये भी अचीव करेंगे, ये भी वो काम करेंगे ठेके का। और वो तो उस आधार पर उन्होंने एक जो बड़ा सा निर्णय लिया था उनके मुख्यमंत्रित्व काल में मांझी ने, वो फाइल दबा दी गई। उन्होंने इसका जिक्र किया, तो एक तरह से एक रहस्योद्घाटन किया कि कैसे कैसे हमारी फाइलें दबाई जाती थी, और उसमें एक फाइनेंस डिपार्टमेंट ने वो फाइल को दबा हाँ, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो वित्त विभाग है उस वित्त विभाग ने उस फाइल को सेंटिंग लाइन में डाल दिया। जो तेजस्वी ने कहा था उसी बात को यहाँ पर दोहरा दिया है जीतन राम मांझी ने, और इसके जरिए वो एक तरह से एक्सपोज भी कर रहे हैं कि तो आगे की बात ये है कि फिनांस वाले मामले को उठा के उन्होंने एक फिर हमला जो है नीतीश कुमार पर किया। और दूसरा एक और बात, वो भी देखिए कैसे तेजस्वी यादव से मिलती जुलती बात है। तेजस्वी यादव ने सदन में उस दिन जो है राजा दशरथ और कैकई का प्रकरण उठाया, तो वो जो रूपक सुनाया उन्होंने कि कैकई जो है उनसे सावधान रहना होगा, होने की ज़रूरत है। तो वो कैकई की बात ठीक है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं विपक्ष की बात है, लेकिन मांझी तो सत्ता पक्ष में है, तो मांझी भी उस पर चर्चा करते हुए चुटकी ले रहे हैं कल। और उन्होंने भी कहा कि एक कैकई नहीं, रामायण में तो और दशरथ की एक कैकई थी, यहाँ तो 3-3 कैकई है। नीतीश कुमार के पीछे उनके साथ 3-3 कैकई। यस, तो अब आप सोचिए कि माने एक जो बोलते हैं ना कि एक तो करेला अपने तीत, दूसरे चढ़ा नीम के भीत, तो वो तो एक कैकई की बात कर रहे हैं। मांझी 3-3 कैकई की बात उन्होंने की, और 3-3 कैकई के बारे में जो उन्होंने इशारा किया, नाम तो नहीं लिया, लेकिन जो इशारा वो सब लोग समझ रहे हैं। तो वो जाहिर तौर पर जो नीतीश के पुराने कैबिनेट में जो 3 खास मंत्री थे उनके बारे में उनका इशारा था, और बहुत साफ तौर पर समझने वाली बात है। और उसमें से एक मंत्री तो इस वाले मंत्रिमंडल में आ गए हैं, 2 अभी बाहर हैं, एक राज्यसभा चले गए, तो वो तो राज्यसभा चले गए, एक जो है अभी हैं, वो अभी विस्तार का इंतजार कर रहे हैं। कर दिया है। हाँ, तो कर दिया, तेजस्वी का खुले तौर पर साथ भी दे तो दिया है। ये जो अंदाजे बयां जो है, ये जो टोन टेम्परामेंट है, ये इसको आप कहेंगे अगर एनालाइज करेंगे, हम लोग एनालाइज कर रहे हैं तो डिकोड कर रहे हैं, तो ये मिलता जुलता है तेजस्वी यादव से। और तेजस्वी के बारे में एक और सवाल उनसे हालांकि पूछा गया, तो मांझी अपने को देखिए वो जिस तरीके से चलते हैं ना, वो कि इधर भी ठीक रहे, इधर भी ठीक रहे, उधर भी ठीक रहे, तो वो फिर इस तरीके से, लेकिन वो हर जगह एक एक हमला कर दिया करते हैं, एक हथौड़ा उधर भी चला दिया, एक हथौड़ा उधर, फिर उसको समेट भी लेते हैं। तो जब तेजस्वी की इस जन विश्वास यात्रा पर भी उन्होंने टिप्पणी की, और उन्होंने ये टिप्पणी करते हुए ये कहा कि हाँ ठीक है, अपना वो यात्रा निकाल रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन ये नीतीश की फिर उन्होंने क्रिटिसाइज की, और यहाँ कह के वो नीतीश का एक हमदर्द या फिर कहिए हमराज या बने रहने जैसी बात है। उन्होंने कहा कि हमने मना किया था बार बार नीतीश कुमार को कि आप जो है ये जो बार बार आप बोलते हैं कि अब यही संभालेगा वही संभालेगा, ये उत्तराधिकारी वाला जो मामला है, तो उस पर मांझी देखिए बड़े जो बोलते हैं, कह दिया था कि आपने गड़बड़ कर दी। बिल्कुल, और मांझी की एक बात है जिसको मैं बहुत एडमायर करता हूँ कि वो जो बोलते हैं ना तो साफ बोलते हैं, वो बहुत और वो साफ बोल के करने वाली राजनीति जो है
तो वो भी बड़ी खतरनाक राजनीति होती है, ये भी आप जान लीजिए। सिर्फ चुप रह के राजनीति नहीं की जाती है, बोल के भी राजनीति। तो ये बोल की राजनीति करते हैं मांझी। हाँ, तो उन्होंने ये एक बात कह दी कि साहब जो है हमने मना किया था कि आप ज़्यादा बढ़ाइए मत और बार बार उत्तराधिकार जैसा चीज़ मत बताइए, तो उसका नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। और देखिए, पता नहीं उन्होंने कहा था नहीं कहा था, लेकिन हम लोग अगर एनालाइज कर रहे हैं तो ये तो दिख भी रहा है कि तेजस्वी आज मान लीजिए कि इस तौर पर निखर कर आए हैं, अगर जनता के बीच जो जन समर्थन मिल रहा है, तो वो दो बार जो है नीतीश कुमार के साथ एज ए डिप्टी सीएम काम करने, नीतीश की सोहबत में रहने, और फिर नीतीश अपनी ज़रूरतों के चलते या अपनी गरज के चलते जिस तरह से ये ऐसी चीज़ें बोलते थे कि यही संभालेंगे या फिर ये अच्छा लड़का है, सीख रहा है, हमेशा आगे बढ़ाने की। तो एक तरह से नीतीश की ये भूमिका तो है ही तेजस्वी को आगे बढ़ाने में। अगर तेजस्वी के साथ ये दोनों चीज़ नहीं हुआ होता, यानी कि नीतीश सटाते भी नहीं और हटाते भी नहीं, तो शायद तेजस्वी को ये राजनीतिक अवसर भी नहीं मिलता। अच्छा, अब उस हम पोस्टर का जिक्र करना चाहेंगे आपसे, जिसका जो जिक्र है हमने शुरू में ही कहा था। एक पोस्टर जो लगाया गया था पटना की सड़कों पर, बीते दिन उस पोस्टर में साफ साफ लिखा हुआ था कि कर दो हर पंचायत में ऐलान, बिहार का मुख्यमंत्री होगा मांझी का संतान। क्या कहना चाह रहे हैं इस पोस्टर के जरिए? समरीन, बहुत क्लियर कट मैसेज है जी। और जो मैंने कहा ना कि देखिए, अभी एक दौर चल रहा है। मैं नीतीश कुमार के एक उद्धरण का वो पहले हम वहाँ से शुरू करेंगे। नीतीश कुमार के साथ मैंने 2000 में एक इंटरव्यू किया था, जब वो एक हफ्ते के लिए जब सरकार उनकी बनी थी, तो उस सरकार के चले जाने के बाद तो नीतीश कुमार सामाजिक न्याय के नेता हैं। सामाजिक न्याय पार्ट 2, सामाजिक न्याय पार्ट 1 लालू प्रसाद, पार्ट 2 नीतीश कुमार। तो नीतीश ने कहा था कि ये हमने कहा कि भाई सरकार तो आपकी गिर गई, जबकि आपने बाहुबलियों का भी सहारा लिया, निर्दलीय तौर पर जीत के जो बाहुबली आए थे उनका सपोर्ट मिला था, बावजूद इसके वो बहुमत नहीं सिद्ध कर सके थे। तो मैंने कहा कि ये तो फिर ये भी बात नहीं बनी। कही कि वो छोड़ दीजिए ना, ये बात, ये तो राजनीति है, नहीं बनी। लेकिन ये जान लीजिए जो मैं देख रहा हूँ आगे, वो है कि बिहार या फिर आगे की जो सत्ता आएगी, वो सत्ता ये पिछड़ों, अति पिछड़ों से होती हुई ये फाइनली शूद्रों के हाथ में ये सत्ता आएगी और शूद्र राज करेगा। ये नीतीश कुमार ने कहा था। मैंने उनके इंटरव्यू का हेडलाइन भी यही बनाया था कि शूद्र राज करेंगे आगे तो राजनीति में। तो ये एक शूद्र जागरण का भी मामला है। तो मांझी नीतीश कुमार के साथ रहते हुए, उनके बनाए हुए मुख्यमंत्री के पद पर होते हुए और फिर एक राजनीति करते कराते, तो मांझी जितने अभी दलित चेहरे हैं बिहार में, मेरा मानना है कि चिराग पासवान हैं, पशुपति पारस हैं या फिर मांझी है, तो इसमें मांझी सबसे पके हुए, सबसे सधे हुए और एक पुराना जो है तजुर्बा है, राजनीतिक जीवन है, मुख्यमंत्री रह चुके हैं तो और भी, और वो कांग्रेस और आरजेडी सबसे उनका एक रहा है, सबसे राब्ता रहा है, फिर जेडीयू में भी रहा है। तो इस तौर पर एक जो वो उनके अंदर एक है कि वो लेना है, सत्ता लेनी है, शूद्र करेगा राज, तो ये सत्ता शूद्रों की लेनी है और वो लेने का बहुमत नहीं हो, लेकिन जो मत उनके पास है, जो शक्ति उनके पास है, जो ताकत है, उस बल पर भी कैसे जनमत बनाया जा सकता है। तो मैंने कहा कि राजनीति का खेल और सत्ता का खेल तो बड़ा निराला होता है। एक विधायक मधु कोड़ा मुख्यमंत्री बन जाता है, तो मांझी तो 4 विधायक हैं। तो इसलिए वो जो पोस्टर की बात आपने की, तो वो पोस्टर और बड़े भव्य ढंग से वो पोस्टर आया सामने, और उसमें जो है अर्जुन की तरह जो है वो संतोष मांझी जो है, उनके बेटे जो मंत्री शपथ भी लिए, तो वो उसको पीछे अर्जुन की तरह तीर तरकस और तीर धनुष बाण लिए हुए, और फिर सारथी जो है कोई उनके दल का ही कोई जो एक नेता है वो है। तो इस तौर पर वो एक साफ मैसेज है कि अभी तो वो कह रहे हैं कि 2 रोटी हमको चाहिए, यहाँ से शुरू किया था, नहीं ज़्यादा कोई शिकायत नहीं, 2 रोटी चाहिए, फिर एक से पेट नहीं भर रहा है। दूसरा कि हमको भाई विभाग भी चाहिए, कि हम एक ही विभाग के लिए नहीं बने हैं। तीसरे चरण पर उन्होंने क्या कहा कि साहब जो है वो
मुख्यमंत्री जो है वो हमारे चलते हैं नीतीश कुमार। अब ये तीसरा जो चरण था ना, ये सीधे सीधे वही था कि जो आगे का चौथा चरण दिखाई दे रहा है कि अब यहाँ आने के बाद यानी कि मुख्यमंत्री हम बना सकते हैं, तो हम भी क्यों नहीं बन सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। तो खुले तौर पर क्यों नहीं बन सकते? खुले तौर पर। तो ये खुले तौर पर मांझी बोल भी रहे हैं, उसका पोस्टर भी ये बोल रहा है, और उसका स्लोगन था वो आपको याद होगा क्या वो लिखा हुआ कि कर दो हर पंचायत में ऐलान, बिहार का मुख्यमंत्री होगा मांझी का संतान। तो ये मांझी का संतान के तौर पर साफ बोल दी। अब मांझी के संतान में देखिए दो बातें हैं। एक तो मांझी की संतान जो अपने उनके बेटे हैं जिनका चेहरा भी पोस्टर पर है। दूसरा है कि मांझी का संतान, मांझी कौन है बिहारी समाज में और जो सामाजिक हमारे जो संरचना है, तो मांझी बिल्कुल हमने कहा कि हाशिए के लोग हैं। वो जो है बिल्कुल महादलित जमात से जिनको मुसहर बोलते हैं, जो कि मेहनत कश होते हैं, जो सबसे ज़्यादा बंधुआ मजदूर एक दौर में बिहार झारखंड में और पूरे हिंदी पट्टी में सबसे ज़्यादा बंधुआ मजदूर उसी जमात से आते थे। तो उसको भी जगा रहे हैं बिल्कुल। मांझी की संतान, यानी अपने पूरे कौल दे रहे हैं अपनी उस जमात को कि जग जाओ, खड़े हो जाओ, और हम तो तैयार हैं कमान थामने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा दूर का लेकिन साफ शार्प मैसेज है। तो एक बात तो साफ हो गई नवेंदु जी कि मांझी का मन तो अभी से डोल रहा है। और बीते दिन उन्होंने एक और बात कह दी, साफ कह दिया कि हमको उधर से सीएम बनने का ऑफर आ रहा था। साफ उन लोगों ने कहा था कि हमारे पास 10 हैं, आप आ जाइएगा तो 14 हो जाएंगे, यानी कि 10 + 4 14 हो जाएंगे। तो अभी भी मतलब 14 हैं, यानी कि बड़ा गड़बड़ हो सकता है। हाँ, नहीं, उन्होंने जो उसको किया गिनती बताया, तो उस गिनती में उस समय वो बता रहे थे कि 10 का इंतजाम है उधर। तो 4 हम लोग हैं, 4 हम आ जाएंगे तो वो फिर हो गया, और ये तो फिर खिसक जाएंगे। एनडीए जो है मतलब जेडीयू साबित नहीं कर पाएगी, नीतीश कुमार बहुमत नहीं कर पाएंगे सिद्ध। तो उस समय के हिसाब से बताया, लेकिन सवाल है कि उस समय का आंकड़ा वो अपनी जगह था। अब नया आंकड़ा में भी मांझी 4 अगर लेकर आते हैं तो देखिए अभी तो कई चीजें जहां तहां फंसी, 10 अभी भी होंगे, बिल्कुल फंसी हुई हैं। वो कैसे तैयार हैं? देखिए समरीन, एक बात समझिए कि 2 चीजें अभी तक नहीं हुई इस सरकार में। मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ, वो अभी तक रुका हुआ है। दूसरा कि दल बदल के आरोप लगे जिन लोगों पर, या फिर जिन लोगों ने क्लियर कट दल बदल किया, उनके इश्यूज क्या हुए, उन पर कोई फैसला अभी तक नहीं हो सका है। चाहे वो आरजेडी के 3 विधायक हों, तो नीलम देवी, चेतन आनंद और प्रहलाद यादव, वो सीधे आके सत्ता पक्ष में बैठ गए, फिर भी उन पर डिसीजन अभी तक नहीं हुआ। बीजेपी के और जेडीयू के भी, चाहे वो ये हो आपको जो विधायक हैं, जैसे बीमा भारती हैं, जो इतना वो रुदन जो उनका सामने आया था, दिलीप राय हैं, रश्मि वर्मा, हाँ, फिर उधर बीजेपी में मिश्री लाल यादव हैं, फिर तो रश्मि वर्मा है, भागीरथी देवी हैं। तो ये सारे लोग जो है वो है ना कि एक भोजपुरी में कहावत है कि कापर करूं सिंगार पिया मोरा आन्हर, यानी कि अंधे हैं पिया तो सिंगार कैसे करे। तो ये तीनों जगह, तीनों दलों में जो है ये स्थिति है कि 3 इधर भी दल बदल वाली मानसिकता में थे, 3 इधर भी थे, 3 इधर भी थे। तो ये सब उस घन चक्कर में फंसे हुए हैं सारे दल। तो इसलिए कोई मांझी भी खुले तौर पर बहुत बोल रहे हैं। बिल्कुल। और दूसरा कि एक और मामला जो आ गया है बीच में, इसके कारण भी एक अंदर में अस्थिरता है। वो अस्थिरता क्या है? ये विधानसभा भंग होगी कि नहीं होगी, विधानसभा भंग कराओ की बात नीतीश कुमार कह रहे हैं, ऐसी चर्चा जो है, और ये है भी कहीं ना कहीं। लेकिन इस चर्चा में ज़्यादातर विधायक वो नहीं चाह रहे हैं कि विधानसभा भंग हो। दूसरी बात यह है कि विधानसभा भंग मतलब न हो, इसकी एक और स्थिति बन रही है। तो ये जो विधानसभा भंग करने की बात आ रही है, तो देखिए इसमें 2 बात है। एक तो ये है कि विधानसभा भंग न हो, ये विधायक चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ विधायक यह भी चाहते हैं, बहुत सारे विधायक जो लोकसभा चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, तो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, अगर उनको उस पार्टी ने टिकट दे दिया
तब तो उनकी उनको नहीं दिया तो गड़बड़ कर तब तो अभी छोड़ना नहीं पड़ेगा पद या इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ से टिकट नहीं मिला और फिर वो दूसरी पार्टी से अगर टिकट ऑफर हो रहा है तो फिर इधर फिर इनका सीट कम हो जाएगा। आपको लगता है कि अभी भी खेला बाकी है और बहुत हौच पौच है ये क्यों हौच पौच है? इसीलिए कि सारा खेल राजनीति में और लोकतंत्र में वो संख्या गणित का होता है और संख्या गणित ही बहुमत सिद्ध करता है, संख्या गणित ही अल्पमत सिद्ध करता है। लेकिन बिहार की सत्ता का जो अभी संख्या गणित है वो ऐसा पतली रस्सी पर टिका हुआ है, पतले तार पर। वो कब तार टूट जाए या फिर वो एकदम डोलता हुआ है और डोलते डोलते कब जो है नीचे धाराशायी हो जाए ये नहीं कहा जा सकता है। तो ये एक मुश्किल है और इन स्थितियों में भी मुझे लग रहा है कि जीतन राम मांझी जैसे नेता अगर वो इस तरीके की बात इस मौके पर आकर कहते हैं इतने मुखर ढंग से, तो फिर उनकी बातों का भी अर्थ ये समझा जा सकता है कि वो बोलते हैं ना कि मझधार में भी कैसे नाव खेना चाहिए। तो ये तमीज, ये तहजीब, यह सलाहियत, यह दिमाग मांझी की ही हो सकती है। इसलिए कि मांझी ही उन नाव को फिर तमाम मझधार से पार निकालने की सोचता है। तो क्या जीतन राम मांझी वैसे मांझी बनने की भी तो तैयारी नहीं कर रहे हैं? चलिए, तो ये देखने वाली बात होगी कि आगे आगे क्या कुछ होगा बिहार में। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।